शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने किया उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार। तिहाड़ में पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। ईडी इसी मामले में करेगी बीआरएस नेता के कविता से 11 तारीख को पूछताछ। भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में क्रिकेट डिप्लोमेसी का नया युग। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद में मनाया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट। भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का किया दौरा। देश के सबसे बड़े युद्धपोत पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत उच्च सुरक्षा साझेदार। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल बने नेपाल के नए राष्ट्रपति। सुभाष चंद्र नेम्बांग को दी शिकस्त। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने दी बधाई। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से तीसरा राष्ट्रपति चुनाव। और अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक पंचतत्व में विलीन। बरसोवा शमशान घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। मशहूर अभिनेता का दिल का दौरा पड़ जाने से हुआ था निधन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम ने गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से भी पूछताछ करने वाली है। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे इन नेताओं को बचाने के लिए परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला है। शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर सीबीआई के साथ ही ईडी का भी शिकंजा कस रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों की टीम सुबह तिहाड़ जेल पहुंची, जहां उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। ईडी की टीम पिछले 3 दिनों में मनीष सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ताजा गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने फिर से सिसोदिया पर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बहुत ही संगीन मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर मामला होता है, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के लिए, अब क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आप ही कहते थे कि ईडी और सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है। अब जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत गंभीर मामला है। 100 करोड़ की इधर से उधर जो आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिना मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर पत्ता भी नहीं हिलता इस सरकार के अंदर। और ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घोटाला हो गया और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। हमारा मानना यह है अरविंद केजरीवाल तक की जांच की हाथ जाने वाली है बहुत जल्दी। मंगलवार को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए उन्होंने नियमों में फेरबदल किया। आरोप के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों का पक्ष लिया गया और सिसोदिया को इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। तिवारी ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचारियों में दहशत दिख रही है। जो पहले अन्य भ्रष्टाचारियों के लिए बोलते थे, आज अरविंद केजरीवाल आज उनको गले लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी रहे मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों में एक ऐसी दहशत दिख रही है कि वो जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे,
आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। 9 विपक्षी नेताओं की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पत्र लिखने पर तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पत्र लिखने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। आज 9 लोगों का मनीष सिसोदिया के पक्ष में पत्र लिखना यह बता रहा है कि जो लोग कल तक भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, आज भ्रष्टाचारी को बचाने में अपनी ताकत लगाए हैं और बिला वजह दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, सबका भ्रष्टाचार एक एक करके आ रहा है। इस मामले में ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से भी पूछताछ करने वाली है। के कविता जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को समन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेशी के लिए अनुरोध किया था। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग करेंगी। हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले वी विल completely side with them, support with them, because we understand the operations of the government and the agencies. We will 100% support them. कविता ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अहम त्यागने की जरूरत है। आज कांग्रेस की हालत बड़े क्षेत्रीय दल जितनी रह गई है। कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए। कविता ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने उन पर करारा पलटवार किया है। केसीआर परिवार ने हर दिन हमारे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे। तेलंगाना में केसीआर पार्टी का, केसीआर सरकार के खिलाफ आम जनता आज आवाज उठा रहे। बीआरएस सरकार आने वाले इस साल में जो असेंबली चुनाव होगा, किसी भी हालत में केसीआर हारने वाला है। तेलंगाना जनता तय किया है। ये परिवार राज, भ्रष्टाचार राज, एक डिक्टेटरशिप, ये निजाम राज मजलिस के साथ मिलकर राज करने वाले वो सरकार हमारे को नहीं चाहिए। ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन पहले ही अरुण पिल्लई गिरफ्तार हुआ था, जो दक्षिण भारत से रिश्वत लेने वाले ग्रुप का प्रमुख सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक अरुण पिल्लई शराब नीति घोटाले के दौरान के कविता की तरफ से साउथ ग्रुप को संभाल रहा था और इंडो स्पिरिट्स में के कविता की 32.5% हिस्सेदारी में फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। नीरज सिंह और चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे बीते कुछ वर्षों में करीब आए हैं, इसकी एक और जीवंत तस्वीर आज गुजरात से सामने आई, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर क्रिकेट मैच देखा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ मैदान पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तो ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। इस मैच के माध्यम से क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के पीएम आज भारत दौरे पर पहुंचे हैं और कल उनकी पीएम मोदी के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेज स्टेडियम पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के स्टेडियम पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, बीसीसीआई सचिव जय शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद रहे। मुकाबले से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश के कप्तान को खास कैप देकर सम्मानित किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को खास कैप देकर सम्मानित किया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने स्टीव स्मिथ को एक खास कैप देकर सम्मानित किया।
इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का चक्कर भी लगाया। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का अभिवादन भी स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने स्टेडियम में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मुकाबले से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए। साथ ही बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी शाह ने अपनी प्रस्तुति पेश की। वहीं इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में बने महिला प्रीमियर लीग के कॉर्नर पर भी पहुंचे। दोनों ने लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। अहमदाबाद से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। उन्हें इस मौके पर देश के सबसे बड़े युद्धपोत पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान की कार्यप्रणाली को भी समझा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी के निमंत्रण पर आने से वो बेहद ही गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा और भारत भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तालिस्मान सेबर अभ्यास में भाग लेगा। उन्होंने बताया कि मालाबार अभ्यास में क्वाड के चारों देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक दूसरे के क्षेत्रों में समुद्री गश्ती विमान तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के रूप में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत रणनीतिक साझेदार मिला है। उन्होंने व्यापार सहयोग के मामले में साल 2023 को सबसे व्यस्त वर्ष बताया। For Australia, India is a top-tier security partner. The Indian Ocean is central to both countries' security and our prosperity. And there has never been a point in both of our countries' histories where we've had such a strong strategic alignment, which has been reinforced by my current visit to India and will be reinforced further by Prime Minister Modi's attendance at the Quad Leaders meeting in a short period of time. और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे के मामले पर घिरती जा रही है। भाजपा ने आज पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तो इससे पहले पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी और राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। यह है बीजेपी का पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को बजट पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले पंजाब भाजपा ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने मान सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में पंजाब भाजपा का समूचा नेतृत्व चंडीगढ़ के पंजाब भाजपा कार्यालय से जल्द पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा का घेराव करने पहुंचा। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन जब वे नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पंजाब भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ था। भाजपा का कहना था कि आम जन की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कानून का कोई राज नहीं है, जंगल राज है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। साडा अज दा मुद्दा बड़ा संवेदनशील है कि पंजाब च कानून दा राज नहीं, ओदा लाभ ये उठा रहे ने। ये लगता कि कोई ऐसा मौका जो कि इत्थे कानून खराब होया। साडे लई दो धारी तलवार है, अपना अगे भी बढ़ना चाहते हैं पर कोई ये नहीं करना चाहते कि कानून दा टुटिया। ये पंजाब दे जिहड़े हालात है, ये पंजाब दे लोकां दे जिन्हों मंजरे आम तक लै आइए, जिन्ने हालात हुण गंभीर है, ये कदी भी इन्ने गंभीर नहीं होए। इससे पहले पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग चिंतित हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों
संघों समूहों की ओर से कानून को अपने हाथों में लेने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी, सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है, न कि नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना। राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान मशहूर दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में कांग्रेस और आप के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस का कहना था सिद्धू के माता पिता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता द्वारा उठाई गई न्याय की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। कुल मिलाकर पंजाब की मान सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार घिरी हुई है और विपक्ष भी उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। चंडीगढ़ से प्रिंस मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अमृतसर का एक दिन का दौरा किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और लंगर भी चखा। देखिए अमृतसर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। अमृतसर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर परिसर में करीब 2 घंटे बिताए। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनकी आगवानी की। स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने हरमिंदर साहब में मत्था टेका और लंगर चखा। इसके बाद राष्ट्रपति ने मंदिर के पास जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर द्वारकी आनी मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का दौरा किया। अमृतसर में अपने एक दिन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण मंदिर में करीब 2 घंटे बिताए। इस मौके पर उन्होंने हरमंदिर साहब जाकर वहां पर मत्था टेका। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रपति का यह दौरा पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। कैमरामैन राजेश रिक्की और सौरभ बख्शी के साथ विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, स्वर्ण मंदिर। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया तो समाज के हर तबके के लिए कई बड़े ऐलान किए। जहां किसानों के लिए सिर्फ 1 रुपये में पीएम फसल बीमा योजना की घोषणा की गई है, तो महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी बजट में खासा ध्यान रखा गया है। बजट पेश किए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डीडी न्यूज से विशेष बात की। पहला बजट आपका ये रहा, लेकिन अगर बात करें जो मुद्दों की आप महाराष्ट्र के विकास के लिए चाहते हैं, क्या वो सभी मुद्दे इसमें सम्मिलित हैं? हाँ बिल्कुल, ये महाराष्ट्र का पहली बार पिछले कई सालों में एक ऐतिहासिक ये बजट है। यह सर्वसमावेशक बजट है और एक गेम चेंजर बजट कहूँ तो भी मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सभी घटक जो है उसको सामने रखते हुए इस बजट को बनाया है। हम लोग कहते हैं कि ये सरकार किसानों की सरकार है, तो पहली बार किसानों को इतनी बड़े पैमाने पर जो योजना लागू की है, जैसे केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 रुपया सालाना जो किसानों को दिया जाता है, उसमें वैसे ही 6,000 रुपया सालाना हम किसानों को देने का निर्णय लिया है। और जो सूखा पीड़ित जो ज़िले हैं 14, वो उनमें 1,800 रुपया पर किसान, ये अलग से है। तो निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पे किसानों के लिए ये योजना पहली बार निर्णय लिया है। नारी शक्ति जो है हमारी महिला शक्ति, कल ही महिला दिन, जागतिक महिला दिन हुआ, उसमें भी जो लेक लाड़की ये जो योजना शुरू की है, इसमें जैसे लड़की जन्म लेती है 5,000 रुपया, जैसे पहले स्कूल में जाती है 4,000 रुपया, 7वीं में 8,000 रुपया, 11वीं में 8,000 और जैसे 18 साल होते हैं 75,000 रुपया। ये बहुत बड़ी योजना है, ये पहली बार हुई है। कई योजनाएं महिलाओं के लिए और ये बहुत बड़ी योजना है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियलाइज अगर है इंडस्ट्री जोन कहते हैं कि काफ़ी अग्रेसर उसमें भी है, इंडस्ट्री में भी है, तो ऐसे में सरकार इस पर किस प्रकार से ध्यान दे रही है? इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, कैपिटल सब्सिडी है, वहाँ पर जीएसटी में जो उनको बेनिफिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है।
ये देने का निर्णय लिया है। इसलिए जो 1,37,000 का जो MOU साइन हुए थे उसमें से 6-7 लोगों को तो लैंड अलॉट करने का भी काम शुरू हो गया है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ इंडस्ट्री आएगी और ये फेवरेट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल मैन पावर है, सब कुछ है और इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे हम लोग और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी ताकत है और निर्णय हम लोगों ने लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जेडीएस को वोट देने का मतलब कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भ्रष्टाचार को वोट देना है। उन्होंने भाजपा के शासनकाल में कर्नाटक और बेंगलुरु में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। इनोवेशन में देश में नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा है। उसी तरीके से कर्नाटक स्टार्टअप में इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बेंगलोर सिटी की बात करें तो अगर नेताओं ने अपना योगदान किया है तो दिस सिटी इज नोन फॉर टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। थोक बाजारों में प्याज कीमतों में गिरावट आने के बाद नाफेड ने गुजरात में आज से 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू की। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की ये योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीद शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने कहा है कि आवश्यकतानुसार समय समय पर और भी केंद्र खोले जाएंगे। प्याज की खरीदारी से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। भावनगर के किसानों का कहना है कि इस पहल से उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। साथ ही सीधे और खुली प्याज खरीद से पैकिंग और ढुलाई जैसे खर्चे भी बच रहे हैं। अभी जो नाफेड द्वारा जो लूज खरीदी हो रही है उसके अंदर किसानों को और भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जो लूज बारदान पैकिंग के लिए जो बारदान लाना पड़ता है उसका 35 रुपये का रेट है और वो पैकिंग करके फिर लोडिंग चार्ज एपीएमसी में लाने के बाद उसका अनलोड चार्ज, वो सब खर्च में से किसानों को मुक्ति मिल जाती है। नाफेड ने खरीदी शुरू की है, इससे फ़ायदा हो रहा है। क्यों मेरा ये जो आप पीछे देख रहे हैं 15-20 दिन से डूंगली निकाल के मैंने ये यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ले जाने के लिए बारदान का 30-35 रुपये का खर्चा, मजूरी, वो सब लग रहा था। लेकिन नाफेड की खरीदी है तो उसमें सीधा हम लूज ट्रैक्टर में भर के सीधा ले जाते हैं तो उसमें वो सब निकल जाएगा और हमको पता है कि इसमें 180 रुपया तो मिनिमम मिलेगा ही। तो वो एक नाफेड की केंद्र सरकार की जो अभी जो नीति है वो बहुत अच्छी है और इससे खेडूतों को भी लाभ होगा उसका। किसान जब यहाँ प्याज लेके आता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगता है, वहाँ की मजदूरी, यहाँ की मजदूरी, वो बहुत खर्चा हो जाता है। तो नाफेड द्वारा जो अभी जो खरीदी हो रही है ना, एकदम लूज खरीदी हो रही है। आपको सिर्फ प्याज है ना ऐसे ही रखना है और जो बोरी भी उनकी है, मजदूरी भी उनकी है। आपको सिर्फ उनको जो आप बेचोगे 8 रुपये 29 पैसे आपको डायरेक्टली पैसे मिलेंगे, आपको और कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो केंद्र सरकार द्वारा जो अभी ये जो घोषणा हुई है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सराहनीय है। और आइए अब आपको नेपाल की ओर लिए चलते हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पौडेल ने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। पौडेल ने 33,802 चुनावी वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सुभाष चंद्र नेम्बांग ने 15,518 चुनावी वोट हासिल किए। रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट मिले। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने कहा कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका निधन हो गया। बॉलीवुड में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा, उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। मेरा नाम है कैलेंडर,
मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। बॉलीवुड का कैलेंडर अब खामोश हो गया है। लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली आवाज अब चुप हो गई है। मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। दिल्ली में होली सेलिब्रेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। लेकिन उठ रहे सवालों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ऐसा कोई भी संदिग्ध तथ्य सामने नहीं आया है। सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में किया गया, जिसके बाद उनकी बॉडी को एयर एम्बुलेंस से मुंबई रवाना किया गया। दोपहर बाद उनका शव मुंबई पहुंचा और कुछ रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से तमाम लोग पहुंचे। उनके निधन से बॉलीवुड को गहरा धक्का लगा है। फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है, वो कोई उनसे सीख सकता था। ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। बहुत मोहब्बत की उन्होंने अपने काम से, जो भी करते थे दिल लगाकर करते थे। यही कहूंगा कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। बहुत अच्छे इंसान, एक उम्दा कलाकार, एक उम्दा डायरेक्टर और एक स्ट्रगलर एक्टरों की मदद करना, देसी एक्टरों की मदद करने वाले व्यक्ति को आज हमने खो दिया। नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है सतीश जी का, और विश्वास भी हो रहा है कि सतीश जो है वो हमारे बीच में नहीं है। ये खबर सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक धक्का है हम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध फिल्म हस्ती सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक रचनात्मक प्रतिभा थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत दिल जीत लिया। उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक ने अपने अभिनय और निर्देशन से फिल्म जगत में लंबी पारी खेली। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में मासूम फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। 1993 में उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा से फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और करीब दर्जन भर फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक ने वैसे तो हर भूमिका अदा की, लेकिन उनकी कॉमेडी का कोई तोड़ नहीं। सतीश कौशिक ने अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर की भूमिका निभाई। उसे दर्शकों ने खूब सराहा। तब्बू और करिश्मा कपूर की फिल्म साजन चले ससुराल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने मुथुस्वामी की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को खूब हंसाया था। 1990 में रिलीज हुई फिल्म स्वर्ग में भी उन्होंने बहुत ही कमाल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में वे गोविंदा के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके डायलॉग्स भी हिट रहे थे। सतीश कौशिक ने 1997 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में एक ज्योतिषी की भूमिका निभाई थी, जिसमें वे अक्षय कुमार के मामा बने थे। सतीश कौशिक ने हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से कई भूमिकाओं को यादगार बना दिया। एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी उन्होंने कई दमदार फिल्में दी। हालांकि अभिनेता के रूप में दर्शकों ने उन्हें हमेशा याद किया। उन्होंने बड़े पर्दे पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई। इनमें से कुछ चरित्र हमेशा दर्शकों की याद में बने रहेंगे। भले ही सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय और भूमिकाओं की वजह से वे लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।